को मैं प्रभास कुमार पीजीटी ज्योग्राफी जवाहर नवोदय विद्यालय से गांव बुल्डाना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संसाधन और विकास जो चैप्टर है 10वीं कक्षा के, इसके तीसरे भाग संसाधन विकास, नियोजन, संसाधन संरक्षण और भारत में संसाधन नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है कि हमें संसाधन के विकास के संदर्भ में हमने जो है शुरू में पढ़ा कि संसाधन कहते किसे, तो संसाधन के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया। तो संसाधन जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसका इम्पोर्टेंस है। और संसाधनों का जो वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण हम करते हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस, जो मानव निर्मित संसाधन। तो जो संसाधन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये मनुष्य को प्रकृति की अमूल्य देन है। लेकिन विकास के नाम पर जो मनुष्य ने संसाधनों के साथ, अगर हम देखें, जो प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे अंधाधुंध उपयोग किया और उसके कारण ये समस्याएं पैदा हो गई। कई समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, अन्य समस्याएं। तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास या उसकी कमी देखी जा रही है। जैसे अगर देखें तो वनों का ह्रास हो रहा है, तो वनों के क्षेत्रफल में काफ़ी कमी हो गई। और जंगली जानवर, जो जीव जंतु हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जो अब हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए, कुछ विलुप्त होने के कगार पे। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो संसाधन कुछ लोगों के हाथों में आ गए हैं, और जिससे समाज दो भागों में विभक्त हो गया, दो हिस्सों में। एक तबका जो है संसाधन संपन्न यानी अमीर, और दूसरा तबका संसाधनहीन अर्थात गरीब। ये दो भागों में बट गया। तो अभी भी जो है संसाधनों का जो दोहन है, ये लगातार जारी है। और विकास के नाम पर मनुष्य जो है, विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, और जिससे कि संसाधनों के में ये कुछ संसाधन समाप्त हो रहे हैं और कुछ समाप्त होने के कगार पर हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या स्थितियां क्या पैदा हो गई। वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट, वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट पैदा हुआ है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ये पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। इसका जो कारण है कि वायुमंडल में जो प्रदूषण मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं, हम विकास के नाम पर कल कारखानों के द्वारा और अन्य उद्योग धंधे और अन्य माध्यम जो आरामदायक, जैसे CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि होती है, वो अगर हम देखें रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर, इससे जो निश्रित होते हैं, तो ये CFC को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसी तरह जो ओजोन परत है, जो वायुमंडल की परत है, उसमें ओजोन लेयर जो है उसमें छिद्र हो रहे हैं। तो ओजोन परत के डिप्लीशन की समस्या, और पर्यावरण में खास करके अगर देखें तो वायुमंडल में वायु प्रदूषण की समस्या, और इसके अतिरिक्त भूमि निम्नीकरण, कई समस्याएं जो हैं ये मनुष्य के समक्ष, हमारे मानव जाति के समक्ष, ये संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के कारण ये परिस्थितियां, ये संकट पैदा हो गए हैं। अब मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा किया जाना चाहिए। न्याय संगत बंटवारा, अभी पहले चर्चा हुई कि संसाधन संपन्न वर्ग और जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जो गरीब, तो संसाधनों का दोहन जो है अमीर तबके के द्वारा हो रहा है। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों के द्वारा संसाधनों का ये वर्तमान जो एक्सप्लॉयटेशन है जारी रहता है,
तो हमारे पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष लगभग जो है 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। महामानवीय है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके फलस्वरूप आगे आने वाले वर्षों में ऐसा हो सकता है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पूरी तरह से पिघलें और बहुत सारे जो द्वीपीय देश हैं जो चारों ओर जल से घिरे हुए हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हर तरह के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हर तरह के जीवन को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना हमें बनानी पड़ेगी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना ये आवश्यक है। संसाधनों के उपयोग की योजना यानी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम बिना सोचे समझे संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करना पड़ेगा? हमें सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं संसाधनों के उपयोग की योजना बनानी जरूरी है। ये अति आवश्यक है, ना केवल आवश्यक है बल्कि अति आवश्यक है। अब हम आगे देखेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है और ये बताया जाता है कि संसाधनों को सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो विकास तो हम करें, लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास, यानी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना है। जो पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, और किसके नाम पर? विकास के नाम पर। तो ये ना केवल हमारे लिए वर्तमान में बल्कि आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, वो आगे आने वाले जो जनरेशन हैं और जो उसकी आवश्यकताएं जो हैं उसकी अवहेलना नहीं करें। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना जो है बनानी आवश्यक है। अभी पहले ही चर्चा हुई कि संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। ये किसकी अवहेलना नहीं करनी है? भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की। ये भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना हमें नहीं करनी है। हाँ, तो हर तरह के जीवन का अस्तित्व अगर हमें बनाए रखना है और संतुलित विकास करना है और सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखना है। आजकल विकास की बात की जाती है, लेकिन हर बात पर यह कहा जाता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। हाँ, संसाधन का उपयोग तो हम करें, लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास करना है और बहुत ही सोच समझ करके। ये आवश्यकता इस बात की हो गई है, यानी नीड ऑफ द आवर है। वर्तमान समय की ये मांग है कि हम सतत पोषणीय विकास करें। विकास तो करें, ऐसा नहीं है कि हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जो है अवश्यंभावी है, लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास हमें करना पड़ेगा। अब है कि ये जो मुद्दा है गंभीर मुद्दा, तो इसको ध्यान में रख करके एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 है क्या? जून 1992 ईस्वी में, जून 1992 में 100 से भी मोर देन 100 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए, वहाँ इकट्ठे हुए। और इसका उद्देश्य क्या था? ये जो आयोजन किया गया इसका उद्देश्य था जो पर्यावरण को संरक्षण करना और आर्थिक सामाजिक विकास की जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन या हल ढूंढने के लिए ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पहला था 1992 में रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील के शहर एक रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। अब इस सम्मेलन में जो नेता लोग एकत्रित हुए थे उन्होंने किन किन मुद्दों पर बात की कि जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, जो भूमंडलीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जो जैविक विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें एक घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। और रियो सम्मेलन में
भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए इन्होंने एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। हाँ, और ये सहमति की कि सभी इस पर स्वीकृति करें और एजेंडा यानी कार्य सूची, एजेंडा 21 कार्य सूची तैयार की गई, यानी 21 घोषणा। तो एजेंडा 21 में एक घोषणा की गई जिसे कि 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य यही था कि भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है और एक ये कार्य सूची बनाई गई जिसका उद्देश्य समान हित, जो सबके हित होने चाहिए, समान जो आवश्यकताएं हैं और ना केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करें बल्कि सभी देशों के जो प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे उनसे ये आशा की गई कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और विश्व के सभी देश इसमें सहयोग करेंगे। जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है या पहुंच रही है उससे निपटारे करने के लिए वो जो कार्यसूची है उसका पालन करेंगे। गरीबी और रोगों से निपटने की भी बात की गई। और इस जो एजेंडा 21 है उसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब ये स्थानीय एजेंडा 21 स्थानीय निकाय से तात्पर्य है कि निम्न स्तर के, जैसे अगर हम देखें अपने यहाँ स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम। तो स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी यानी जन भागीदारी या उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना जरूरी है, तभी ये उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। और जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड जो डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में UNCED कहते हैं, ये जो 1992 में पहला रियो डी जेनेरो में हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बंद नहीं हुआ। 2002 में ये जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया। उसके बाद 2009 में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में किया गया, जो क्लाइमेटिक चेंजेस से संबंधित था, जो जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, ये 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया। 2012 में पुनः रियो डी जेनेरो में ये सतत पोषणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फिर चर्चा रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में हुई 2012 में। और 2018 में अगर देखें तो 7वां डिजिटल अर्थ समिट हुआ, ये एल जदीदा जो है ये मोरक्को में, जो अफ्रीका महाद्वीप में। और 2019 में ये किया गया था कि सेंटियागो जलवायु परिवर्तन, जो 2 से 13 दिसंबर 2019 के बीच ये आयोजित होना था, किया गया होगा। ये 2 से 13 दिसंबर 2019 को। तो ये लगभग कुछ अंतराल के बाद ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट हो रहा है। और प्रत्येक वर्ष हम इसलिए क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पृथ्वी दिवस, हाँ, अर्थ डे मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सभी को हो गई है कि जो हमारा भविष्य है वो खतरे में है। इसीलिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और विकास तो हम करेंगे लेकिन सतत पोषणी विकास करेंगे। विकास के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, इसे बंद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब आगे हम देखेंगे कि संसाधनों का, हम अगर सतत पोषणी विकास की बात करते हैं तो उसके लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं करेंगे, हम सोच समझ कर करेंगे तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात आ जाती है। तो रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, नियोजन करनी पड़ेगी। ये सर्वमान्य नीति है और सबके द्वारा स्वीकार की गई है। और भारत जैसे देश, जहाँ की हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, उपलब्धता है और बहुत अधिक विविधता भी देखने को मिलती है, यहाँ ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की संसाधनों की उपलब्धता है, वो आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं कि जन संसाधनों की कमी है। अगर मान लें उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांत में खनिज या मिनरल्स हैं, कोयले के प्रचुर भंडार हैं,
लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है, मूल विकास की कमी। अब इन राज्यों की बात भी करें, अगर झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, ये जो है प्राकृतिक संसाधन के मामले में धनी है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन जिस अनुसार से इनका डेवलपमेंट होना चाहिए इन राज्यों का, वो नहीं हो पाया है। तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे कौन से तत्व, कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारा संसाधन का नियोजन की जो कार्यनीति है, जो प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। आगे हम चर्चा कर देंगे कि अगर और भी कुछ राज्य हैं जहाँ की कुछ संसाधनों का विकास, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। ठीक उसी प्रकार जो लेह लद्दाख वाला इलाका है, शीत मरुस्थल, जो देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, लेकिन ये धनी किस मामले में है? सांस्कृतिक विरासत का धनी है। लेकिन यहाँ अगर देखें जल की कमी दिखाई देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता ये महसूस की जा रही है और ये हमें करना पड़ेगा। हाँ, तभी विकास कर सकते हैं। और भारत, यदि हम देखें, भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विकास के पथ पर अग्रसर है। तो अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समुचित और सही ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, संसाधनों का नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए अब हम देखेंगे कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या करना पड़ेगा। ये संसाधन नियोजन तो हम कह देते हैं कि ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, लेकिन ये सिंपल प्रक्रिया नहीं है, सामान्य नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है और जिसके सोपान इस प्रकार है। अगर देखें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसका एक तालिका सूची बनानी पड़ेगी। और इस कार्य में किससे मदद ली जा सकती है? हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण, फील्ड सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, मानचित्र बनाएंगे और जो संसाधन हमारे यहाँ विद्यमान हैं उसका गुणात्मक, यानी वो निम्न कोटि का है, मध्यम कोटि का है या सर्वोच्च उत्तम कोटि का है, किस क्वालिटी का है उसको, और मात्रात्मक, उसकी क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का अनुमान लगाना पड़ेगा और उसको मैपिंग करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। और संसाधन को विकास करने के लिए हमें योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या स्किल डेवलपमेंट, कौशलगत विकास करना पड़ेगा और संस्थागत नियोजन ढांचा भी तैयार करना पड़ेगा। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्लानिंग करनी पड़ेगी और उनके द्वारा समुचित प्रयास करना अनिवार्य है या आवश्यक है। इसके लिए जो संसाधन विकास योजनाएं बनाई जाएं, तो राष्ट्र स्तर की हो, प्रांत स्तर की हो या फिर लोकल लेवल पर हो, उनमें समन्वय स्थापित करना जरूरी है। हाँ, आपस में तालमेल या सामंजस्य या समन्वय स्थापित करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तभी जो है संसाधनों का, अगर हम कहते हैं कि प्लानिंग करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये संसाधन के जो है नियोजन जो भारत में किया जाना चाहिए, इसके 3 सोपान हैं बनाए गए। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में जो है संसाधन नियोजन के प्रयास किए गए और देखें 1950 में हमारे यहाँ देश में योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन बनाई गई और देश में नियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। तो संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही इससे प्रयास शुरू कर दिए गए भारत में। अब किसी क्षेत्र के विकास के लिए केवल संसाधनों की उपलब्धता एक शर्त है, लेकिन अगर वहाँ उचित या समुचित प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में परिवर्तन जो होना चाहिए अगर नहीं होगा तो संसाधनों की उपलब्धता मात्र से विकास संभव नहीं है। जैसे अभी हमने पहले ही चर्चा की कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में संसाधन के मामले में धनी है, खनिज संपदा है, लेकिन वन है, लेकिन उनका जो
प्लानिंग है, जो विकास किया जाना चाहिए, तो देश में इसलिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेश की गिनती में आते हैं। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेश के, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या दिखाई देती है, जबकि वो प्रांत, वो राज्य, वो क्षेत्र संसाधन में के मामले में समृद्ध हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है, जो भी उनके पास सीमित संसाधन है उनका उन्होंने सर्वोत्तम उपयोग किया। हाँ, अभी है कि हम उसका जो संसाधन हमारे पास है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाने पड़ेंगे और सोच समझ करके हमें योजना बनानी पड़ेगी, ये आवश्यक है। और अगर हम देखें, ये उपनिवेश का इतिहास बताता है कि पहले जो उपनिवेश का विस्तार करना चाहते थे साम्राज्यवादी देश, वो संसाधन संपन्न प्रदेशों पर हमला करते थे और ये विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे, जैसे भारत में भी हुए। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर टेक्नोलॉजी के सहारे ही हमारे देश के उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया और हमारे ऊपर उन्होंने कब्जा भी कर लिया, आधिपत्य भी स्थापित किया। तो अतः संसाधन किसी क्षेत्र के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त टेक्नोलॉजी होगी, प्रौद्योगिकी विकास होगा और संस्थागत परिवर्तन भी किए जाएंगे। और अगर हम देखें, उपनिवेश काल में भारत ने इसका अच्छे से अनुभव किया है, हमारे देश में ही इसका उदाहरण है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता है नहीं। अतः भारत में अगर विकास करना है तो सामान्यतः और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव रहे हैं। ये हमें बताते हैं कि जो अगर नियोजन करना है, संसाधन का विकास करना है, तो हमें नियोजित जो विकास करना पड़ेगा बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही प्लानिंग के साथ करना होगा, अन्यथा हम विकास की गति में पीछे रह जाएंगे। अब आ रही है सबसे महत्वपूर्ण बात, संसाधनों के संरक्षण की बात या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जैसे भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है, क्यों आवश्यक है, हम संसाधनों का संरक्षण क्यों चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो संसाधन, चूँकि बहुत से संसाधन ऐसे हैं जो नवीकरणीय नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, जो आज न कल समाप्त होने वाले हैं। जैसे मान लिया खनिज देखें, खास करके जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, ये इसके सीमित भंडार हैं और आगे आने वाले जो भविष्यवाणी की गई है, अनुमान लगाया गया है, अनुमानतः ये 40-50 वर्षों तक के बाद ये अधिकतर भंडार जो इसके समाप्त हो जाएं, जिस अनुपात में इनका दोहन या एक्सप्लॉयटेशन जारी है। तो संसाधनों का विवेकहीन उपभोग के कारण और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए संसाधनों के संरक्षण की बात उठाई जा रही है और इन समस्या से अगर बचना है, समस्याओं से अगर जो प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसके लिए हमें अलग अलग स्टेज पर, विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। मान लें राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर और जो स्थानीय स्तर पर। तो भूतकाल से अगर देखें, ना केवल वर्तमान में बल्कि हमारे पहले से ही बहुत से नेता संसाधनों के बारे में चिंतित थे और तो बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है कि हम संसाधनों का अंधाधुंध बिना सोचे समझे उपयोग करते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये करना होगा क्या कि संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा जो है आज न कल जो है स्थिति गंभीर होने वाली है। हाँ, अब ये बहुत से चिंतकों और विचारकों ने ये कदम उठाने के लिए बताया। उसमें उदाहरण के लिए देखें तो हमारे देश के जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता स्पष्ट करते हुए बताया था। उनका क्या कथन था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है।
यानी तात्पर्य यह है कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेट ही भरने के लिए नहीं है। यानी पेट भरने के लिए जरूरी है, ठीक है, हम पेट भरने के लिए हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। यानी अंधाधुंध उपयोग को नकारा गया था। और उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास जो हो रहा है, ये लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है इसकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए अगर हम जल की बात करें तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन जल के नवीकरणीय संसाधन के होने के बावजूद अभी जल की कमी महसूस की जाती है। जो मीठा जल है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है, भूमिगत जल का स्तर, भौम जल का स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है। तो क्योंकि हमने इसका एक्सप्लॉइटेशन किया, अंधाधुंध उपयोग किया और इसकी कमी दिखाई दे रही है। जबकि ये रेन्यूएबल रिसोर्स है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है और जल चक्र के माध्यम से जल की अनवरत पूर्ति होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जल की कमी हो रही है। उसी तरह जंगलों को हमने विनाश किया, अंधाधुंध काटते गए विकास के नाम पर कई उद्देश्यों के लिए। तो किसी भी देश के क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे देश में ही इसकी कमी है। इससे कई वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे कि केवल इंडिविजुअल किसी के आवश्यकता के पूर्ति के लिए विकास के नाम पर अंधाधुंध उपयोग संसाधनों का नहीं होना चाहिए। तो ये था संसाधन के प्रकार। मान लिया हमने पढ़ लिया संसाधनों के प्रकार के बारे में, और संसाधन का विकास आवश्यक है क्या, सतत पोषणीय विकास क्या है, एजेंडा 21 क्या है, और भारत में संसाधन नियोजन के क्या सोपान हैं, और संसाधनों के संरक्षण के क्या कारण हैं, और संसाधनों के नियोजन हेतु हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इसका क्या होगा, विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा। विवेकपूर्ण उपयोग, अगर हम कह रहे हैं कि संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, संसाधनों का यदि संरक्षण की बात करते हैं, तो हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग सबसे बड़ा है कि इसका जो तरीका है कौन सा, कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग होगा। मितव्ययिता बरतनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं सोच समझ करके संसाधनों का उपयोग करना अनिवार्य करना पड़ेगा। और कुछ जो रिसाइकिल जिसे किया जा सकता है, जैसे कि आजकल जल का भी रिसाइकिल किया जा सकता है और उसको पुनः में, अगर गंदे जल का फिर से रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। उसी तरह जो रद्दी धातुएं हैं, चूँकि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उसका पुनः चक्रण संभव है, रिसाइकिल संभव है, तो उसका रिसाइकिल किया जाना चाहिए, पुनः चक्रण किया जाना चाहिए, रिसाइकिल करके उसे पुनः उपयोग में लाएं। तो ये संसाधन के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है कि संसाधन का संरक्षण यही है कि विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना पड़ेगा, उसका उपयोग करनी पड़ेगी, मितव्ययिता करनी पड़ेगी, और जितना आवश्यक है उतना ही हम उसका उपयोग करें। जैसे जल के बारे में ही कि जल को हम बर्बाद नहीं करें, और नहीं तो आगे आने वाले वर्षों में ये और अधिक जल की कमी जो है और भी भयंकर रूप धारण कर सकती है। तो आज इतना ही था। आज अगर हम देखें तो पुनरावृत्ति प्रश्न है जो हमने इस पाठ में पढ़ा, तो उसके संदर्भ में कि आता है प्रश्न, अगर देखें इस संदर्भ में कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, फिर सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है, या फिर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और एजेंडा 21 और संसाधनों के संरक्षण के तरीके बताइए। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर हमने जो चर्चा की उसमें चर्चा हो चुकी है। आप स्टडी करें इसके। धन्यवाद।